सो वेलकम टू फार्मिस लेट्स मेक इट ईज। ये हमारा यूनिट 2 है, जूरिस्पोंडेंस सेम 5 मतलब कि सेमेस्टर 5 फिफ्थ का। तो ये एलिबरेट है, मतलब कि जो हमने पहले पढ़ रखा है तो उसी को एक तरह से रिवाइज है ये। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, एक्ट मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ रूल बनना, ठीक है, कोई भी कानून बनना, लॉ बनना इज कॉल्ड एक्ट। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब बना था? हमने पढ़ा था 1940 में। पर ये रूल कब हुआ था? रूल को हम एनफोर्स्ड भी कहते हैं, ENFORCED। मतलब ये लागू, मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में, एक्सक्लूड छोड़ के, मतलब जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के बाकी पूरे इंडिया में रेगुलेशन कब स्टार्ट हुआ था? 1945 पे, ठीक है। तो हम इसमें पढ़ेंगे जूरिस्प्रूडेंस एंड लेजिस्लेशन। तो शेड्यूल जी क्या है, शॉर्ट में पढ़ाऊंगा मैं क्योंकि हमने पहले पढ़ रखा है और ये कॉमन सेंस है। जूरिस्प्रूडेंस में बस एक दो वर्ड पढ़ना है आपको और बना के लिखना होता है। कोई भी बंदा पूरा पेपर एज इट इज अटेम्प्ट नहीं कर सकता क्योंकि वर्ड ही ऐसे है, इसमें बनाना ही पड़ेगा आपको। तो शेड्यूल जी क्या है? ऐसे यहाँ पे मैंने इमेज भी दे रखा है, जो गर्ल है कुछ कर रही है अंडर किसी डॉक्टर जो कि सीनियर है, ठीक है। तो इससे आप कर सकते हो G फॉर गर्ल, शेड्यूल जी। तो जी से क्या होगा? ऐसी चीज़ें, ठीक है, ऐसे ड्रग सब्सटेंसेस जो कि सुपरविजन के अंदर ही बनाना लीगल होता है। अगर कोई भी हाईली एजुकेटेड या फिर सुपरवाइज पर्सन नहीं है आपके सामने तो आप उसको प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। इस तरह के ड्रग किसके अंदर आते हैं? आपके शेड्यूल जी में। अगर आपको बनाना है तो फॉर्म 1120 भरना पड़ेगा और रूल कौन सा है? 79। इसको हम क्या बोलते हैं? हाउसिंग एंड डेवलपमेंट, यानी कि कंट्रोल एंड लाइसेंसिंग रेगुलेशन, जो कि कब तैयार हुआ था हमारा? 1989 में। और अगर आप किसी सुपरविजन के अंदर पे बना भी रहे हो तो उसमें एक लेबल जरूर लगाना चाहिए जिसमें लिखा होना चाहिए शेड्यूल जी, और वहाँ पे लेबल अच्छा प्रॉपर बिलिंग वगैरह होनी चाहिए, ठीक है। और ये कंपलसरी है कि आप रिकॉर्ड करें कि कौन परचेज कर रहा है, किस कौन से डिस्ट्रीब्यूटर पे जा रहा है, और मेंटेन करके रखिए उस डायरी को कम से कम 2 ईयर्स तक। इसके एग्जांपल क्या है? जैसे कि हार्मोनल प्रिपरेशन, मेनली हार्मोनल प्रिपरेशन होते हैं ना, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, जो कि बॉडी बिल्डर लोग ले लेते हैं, वैसे ही पर नहीं लेना चाहिए, ठीक है। फिर और भी है जैसे हाइड्रोटॉइन, ये उसके बाद है आपका हाइड्रोक्सी यूरिया, इंसुलिन, मेटमॉर्फिन। आपने देखा होगा कि बहुत सारे शुगर के पेशेंट होते हैं, दवाई सेम चलाते हैं, कंप्लेंट अलग होती है, वो तो ठीक है। पर कई बार आपने देखा होगा कि किसी में सॉल्ट्स ही अलग हो जाते हैं, तो एक सुपरवाइज्ड पर्सन जो कि एक हाईली नॉलेजेबल पर्सन होता है, फिजिशियन होता है, वही रिकमेंड करता है, ठीक है। तो शेड्यूल जी इनके अंदर आते हैं। तो ऐसे ही डिस्पेंस करना तो इलीगल है ही, बनाना भी एक तरह से इलीगल है। इसके लिए अलग से आपको शेड्यूल जी की चीज़ें लेने पड़ते हैं। फिर आपको क्या आता है? शेड्यूल एच। एच मतलब क्या होता है हमें पता है, इसकी कोई मीनिंग याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप कोई भी दवाई को उठा के देख लोगे तो शेड्यूल एच ये देख सकते हो, रेड कलर का आपको सिंबल देखने को मिल जाएगा क्योंकि ये क्या होता है? शेड्यूल एच होता है। तो ये शेड्यूल एच, तो जब भी कोई भी शेड्यूल एच, ये क्या होते हैं? आपके अल्कोहलिक्स यानी स्टिमुलेंट होते हैं ये शेड्यूल एच, और कंटेन करते हैं डिस्क्रिप्शन, मतलब ड्रग के पीछे आपको लिखना है और लेबल देना ही जरूरी है शेड्यूल एच में। यहाँ पढ़ सकते हो क्या लिखा हुआ है? वार्निंग, रिटेलर बिना प्रिस्क्रिप्शन के इसको नहीं बेच सकते। ये कब आया था हमारा? 1945 में। इनके साथ ही आए थे एक अपेंडिक्स में। और इसमें अगर जब भी लिखा होता है तो ड्रग शुड हैव दैट टेस्ट RX। RX मतलब क्या होता है आपको पता है? NRX क्यों लिखा जाता है? NRX का मतलब होता है नार्कोटिक वाले मेडिसिन, इसको कहते हैं NRX, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या है आपके? वेरापामिल, डाइक्लोफिनेक, बैक्लोफिनेक, एसिक्लोवीर। एसिक्लोवीर किसमें चलता है? एंटीवायरल ड्रग है ये, तो एड्स वगैरह में चल सकता है, ठीक है। अलोप्रेनॉल, यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है तो दिया जाता है। अमिकासिन बुखार वगैरह या मेनिंजाइटिस में दिया जाता है। अमिट्रिप्टाइलिन आपके ब्रेन डिसऑर्डर में दिया जाता है। अमिलरोइड किस लिए दिया जाता है आपको? वो पोटेशियम स्पेयरिंग रेगुलेटर है, हमने पढ़ रखा है। फिर शेड्यूल एच क्या होता है? H4, ये रहा शेड्यूल एच, इसी के अंदर आता है। सेम यही चीज़ है, बस यहाँ पे क्या जाएगा? DN6 अमेंडेंट लाया गया था 2013 में। इसमें क्या था? एंटीबायोटिक के लिए स्पेशल रूल लाया गया था। तो एंटीबायोटिक किसके अंदर आएंगे? आपके शेड्यूल एच के अंदर आएंगे, H1 मेजरली। और ये नार्कोटिक है मेजरली, देखो आप देख सकते हो, अल्प्राजोलम, डायजिपम, लियोफ्लॉक्सासिन जो कि एंटीबायोटिक है, जोलपीडम नींद के लिए लिया जाता है, ठीक है, तो डिप्रेशन के लिए ये। फिर आता है हमारा शेड्यूल एम। एम बहुत ईजी है, एम फॉर मैन, और मैन एक खड़ा है कहाँ पे? अपने फैक्ट्री में जो कि बना रहे हैं। तो इसमें क्या आएगा? इसके अंदर आपके क्या है? ये सूटेबल प्रीमाइसिस। प्रीमाइसिस क्या मतलब होता है? जैसे कि फैक्ट्री जो है उसमें जो बेसिक चीज़ होनी चाहिए वो सब है, उसको आपको कहते हैं प्रीमाइसिस, मतलब फैक्ट्री को भी कहा जाता है प्रीमाइसिस। तो इसके अंदर लोकेशन कहाँ है बिल्डिंग का, वाटर सप्लाई कैसा है, वाटर डिस्पोजल कैसा है, हेल्थ क्लोथिंग सैनिटाइजिंग स्टाफ का जो हेल्थ क्लोथिंग सेंस है या फिर सैनिटाइजेशन साफ सुथरे हैं कि नहीं, ये सब प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। मेडिकल सर्विस होना चाहिए वहाँ पे, और हाउस बेंचेस, वर्किंग बेंचेस होना चाहिए क्योंकि ये खाली फैक्ट्री में कोई बंदा काम ही नहीं कर सकता ना, तो बेसिक मटेरियल तो चाहिए ही होगा। इट ऑल्सो इंक्लूड रिक्वायरमेंट फॉर प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स। फिर इसका एग्जांपल क्या है? जैसे कि मिक्सिंग टैंक्स होनी चाहिए, ठीक है, स्टोरेज टैंक्स होने चाहिए, ड्रायर्स होने चाहिए, डिसइंटीग्रेटर्स होने चाहिए, टैबलेट पंचिंग मशीन होनी चाहिए, अवन होना चाहिए, ऑटोक्लेव। तो ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट है एक चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। दे आर मोस्ट गुड कंडीशन एंड यूज अ सेप्टिक कंडीशन, ठीक है। गुड कंडीशन में होना चाहिए आपका जो प्रीमाइस है, मतलब एरिया है या फैक्ट्री है, और एसेप्टिक कंडीशन होना चाहिए। असेप्टिक मतलब साफ सुथरा एकदम, कोई भी माइक्रोब्स नहीं होने चाहिए वहाँ पे, एकदम एसेप्टिक कंडीशन, क्योंकि ये मेडिसिन बना रहे हैं हम, कोई ऐसी चीज़ नहीं बना रहे। मेडिसिन अगर कंटामिनेशन रह गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकता है। फिर शेड्यूल एन आपको फॉर्म नंबर 990 भरना पड़ता है। एन फॉर क्या है? नेस्ट, और एक मेडिकल का नेस्ट मतलब कि घोंसला कहाँ होता है? उसके दुकान में, तो दिस इज कॉल्ड शेड्यूल एन, मतलब कि आप मेडिकल स्टोर कैसे खोल सकते हो। तो कुछ क्राइटेरिया होता है, उसको फुलफिल करना पड़ता है, जैसे कि सुटेबल कंटेन एंट्रेंस बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। एंट्रेंस में क्या होना चाहिए? 10 बाय 10 का तो रूम होना चाहिए, तो जो भी आप शॉप ले रहे हो 10 बाय 10 का होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? एंट्रेंस होना चाहिए, प्रॉपर ग्लास वगैरह लगे होने चाहिए, मेडिकल स्टोर बाहर बोर्ड लगे होने चाहिए कि मेडिकल स्टोर, ये सब कुछ होना चाहिए। अंदर जैसे आओगे तो आपके एंट्रेंस पे जाते ही साथ आपके जो वॉल है, जो आपके फ्रंट वॉल है, ठीक है, तो वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन, यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है ना जब लेते, तो लाइसेंस होना चाहिए आपका वहाँ पे रखा हुआ, ठीक है, ताकि इजीली विजिबल हो। कोई भी बंदा अगर इंस्पेक्शन के लिए आ जाए या कोई भी बंदा ड्रग लेने के लिए आए एज अ कंज्यूमर, तो वो भी इजीली देख सके। और
वहाँ क्या होना चाहिए, प्रीमाइसेस चाहिए होना चाहिए, 10 बाय 10 होना चाहिए, फर्नीचर, बेसिक्स फर्नीचर लगे होने चाहिए, ठीक है। अपरेटस वगैरह होने चाहिए, बुक्स वगैरह भी हो सकता है वहाँ पे, ठीक है ना, उसके हिसाब से, और जनरल प्रोविजंस होना चाहिए, मतलब कि आमतौर पर जैसा मेडिसिन मतलब मेडिकल शॉप होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ठीक है। वो प्रीमाइसेस पूरा कर रहा हो कंडीशन, तब ये शेड्यूल एन के अंदर आता है। तो शेड्यूल एन, अगर आपको एक मेडिकल स्टोर खोलना है तो शेड्यूल एन को आपको पूरे डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, किसके पास जाना चाहिए, किससे लाइसेंस लेना चाहिए, तो ये सब आपके शेड्यूल एन में आता है। तो आप दिमाग लगा के थोड़ा लिख सकते हो, एक मेडिकल स्टोर आप भी गए होगे तो वहाँ पे क्या क्या लिखा होगा आपने, आप लिख सकते हो। फिर आता है आपका शेड्यूल पी, पी4 होता है पैरेट। तो पैरेट मैंने 2 बना रखे, तो पहला पैरेट पहला पैरेट देखो कुछ कर रहा है एक्सपेरिमेंट, तो असलियत में ये चेक कर रहा है कि एक ड्रग है वो कितने साल के बाद खराब होगा, कितने दिनों के बाद खराब होगा। तो इसमें क्या है कि लाइफ पीरियड चेक करा जाता है, और लाइफ पीरियड के अंदर मैं 3 चीज़ इसमें जरूर बताया था आपको पहले वाले यूनिट में। लाइफ पीरियड मतलब होता है 3 चीज़, ठीक है ना। पहला होता है एक्सपायरी डेट की मेडिसिन कब एक्सपायर होगा, फिर होता है मैन्युफैक्चरिंग लीड डेट, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग डेट की ड्रग कब बना। अब बनने से एक्सपायरी डेट के बीच में जो होता है ना वो शेल्फ लाइफ कहलाता है, ठीक है। लीड डेट भी कहते हैं हम लोग मैन्युफैक्चरिंग डेट को। तो उनके बीच में जो गैप आता है, लीड डेट से एक्सपायरी डेट के बीच में गैप आता है, तो उसको कहते हैं हम लोग शेल्फ लाइफ। तो वो शेल्फ लाइफ कितना होगा, तो शेड्यूल पी के अंदर आता है, ठीक है ना। जैसे कि एम्पिसिलिन कम से कम 3 साल तक चलता है आपके, और ये ठंडी जगह में होनी चाहिए। ठंडी जगह का मतलब क्या होगा, 10 to 25 डिग्री सेल्सियस, ना कि इससे कम। ये नहीं कि आप फ्रिज में 0 डिग्री सेल्सियस रख दे रहे हो, नहीं, फिर वो खराब होने के चांसेस हो जाएंगे। तो एक नॉर्मल टेम्परेचर में होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड कूल प्लेस। फिर आता है शेड्यूल पी1 के अंदर क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे जो पैरेट है वो पी1 के अंदर क्या कर रहा है, बहुत कॉमन है। डील विद द पैकिंग साइज, जो ड्रग का जो पैकिंग होगा वो साइज कितना होना चाहिए, पैकेट का साइज क्या होना चाहिए, लेबल का साइज क्या होना चाहिए, सब यहाँ पे अरेंज होते हैं। जैसे कि एस्प्रिन है वो किस फॉर्म में होगा, टैबलेट फॉर्म में, और पैकिंग कितने में, 10-14 टैबलेट्स के एक स्ट्रिप बन रखा है। तो इस तरह की चीज़ें पी1 के अंदर ही आती है। फिर आता है शेड्यूल टी, टी4 ट्री, और ट्री कहाँ पे होगा था, हमारे एक आयुर्वेदिक फैक्ट्री के आगे, क्योंकि आयुर्वेदिक फैक्ट्री है ना, किससे रिलेट कर सकते हो आप, जग मतलब फॉरेस्टेशन जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा है, दिस इज कॉल्ड आयुर्वेद, है ना। तो वहाँ पे एक ट्री उगा पड़ा है आयुर्वेदिक के फैक्ट्री के आगे। और इससे मुझे याद आया कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक फैक्ट्री अगर कोई बंदा खोल रहा है तो जो एरिया होता है आसपास उस वहाँ पे उनको वेजिटेशन करवाना होता है, मतलब कि पेड़ लगाने ही पड़ते हैं, ताकि जो वो वेस्ट भेज रहे हैं इन्वायरमेंट में उनको थोड़ा बहुत वो फुलफिल कर सके पेड़ पौधों के द्वारा। तो ये एक लॉ होता है, वैसे तो इसमें कंसीडर नहीं है, तो मैंने एक बता दिया, कॉमन सेंस में पता होना चाहिए। शेड्यूल टी क्या बताता है, जो आयुर्वेदा सिद्धा जो भी हमारे इंडिजीनियस सिस्टम है, यहाँ पे जब कुछ बन रहा हो तो हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, जो आपका प्रीमाइसिस है उसके कंडीशंस क्या है। फर्स्ट है आपका फैक्ट्री प्रीमाइसिस पूरी होनी चाहिए, ठीक है ना, कि कितना बड़ा होना चाहिए, प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है ना, किसी बंदे ने वैलिड इंजीनियर ने बनाया हो वो डिज़ाइन, ठीक है। ये नहीं कि आप कहीं पर भी कुछ भी खोल रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते आप। एक लाइसेंस लेने के लिए प्रीमाइसिस को कंडीशंस को पूरा करना पड़ेगा आपको। फिर आता है लोकेशन क्या है, सराउंडिंग क्या है, बिल्डिंग किस तरह का स्ट्रक्चर ले रहा है, किस मटेरियल से बनाया है, ठीक है, किसने बनाया है, ये सब का आपके पास लाइसेंस था बनाने का, ये सब नहीं, ठीक है, ये सब होना चाहिए। वाटर सप्लाई होना चाहिए अच्छे से कंडीशन, अगर कोई वेस्ट तैयार हो रहा है आपके प्रिपरेशन में तो वो कहाँ डिस्पोज करोगे आप, वो होना चाहिए। कंटेनर क्लीन होना चाहिए, स्टोर्स अच्छे से होना चाहिए, एकदम हाइजीन मटेरियल, रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, किस तरीके का है, क्वालिटी क्या है उसकी, हेल्थ, क्लोथिंग, सैनिटाइजेशन, हाइजीन ऑफ वर्कर कैसा है, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, ये सब दिमाग में खुद ही आ जा सकता है जैसे आप कुछ खोलोगे तो। मेडिकल सर्विस आपका क्या है, मतलब वहाँ पे अगर कोई बंदा इंजर्ड हो जाता है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग तो एक फर्स्ट एड की भी एरिया होना चाहिए, फर्स्ट एड किट होना चाहिए, ताकि आप तुरंत फर्स्ट एड अप्लाई कर सको उस पर्सन पे, ठीक है। फिर आता है क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए, लाइसेंस एंड टेस्टिंग लैब अप्रूव्ड क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए, मशीन्स होनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अब जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, अंचना या फिर पिस्ती बनाते हैं हम लोग, तो उसके लिए एंड रनर होना चाहिए आपके प्रीमाइस में, बॉल मिल होना चाहिए, सीम होना चाहिए, शाफ्टर्स वगैरह होने चाहिए जो ब्लेड वगैरह टाइप के होते हैं, ठीक है, क्योंकि अंजना और पिस्ती को बनाना इंपॉर्टेंट, इनको बनाने के लिए तो ये तो बेसिक चीज़ चाहिए ही चाहिए आपको। दूसरा, सपोज करो आप जो फैक्ट्री है आपकी उसमें आप चूरन बना रहे हो, चूरन हम लोग क्या कह सकते हैं, नस्या, मंजन, लेपा, ऐसा कुछ कह सकते हो आप। तो इनको तैयार करने के लिए तो बेसिक चीज़ क्या चाहिए, ग्राइंडर तो चाहिए ना, क्योंकि आपको पीसना तो पड़ेगा ना उनको छोटे छोटे पीस बनाने के लिए। तो ग्राइंडर चाहिए, मिक्सर चाहिए, शेविंग मशीन चाहिए, एक्सेट्रा, ये सब चाहिए होंगे, ये बेसिक चीज़ हो जाएंगे इसके लिए। सपोज करो आप कोई पिल बना रहे हो, वती बना रहे हो, गुटिका बना रहे हो, मतीरी बना रहे हो, या फिर टैबलेट्स कोई बना रहे हो, तो इसलिए आपको बॉल मिल्स होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप उसको घुमा सको, कंप्रेशन कोटिंग वगैरह कर सको, इसलिए बॉल मिल होना चाहिए, कंप्रेशर होना चाहिए, कटिंग मशीन होना चाहिए, और कोटिंग चढ़ाने के लिए कोटिंग मशीन होना चाहिए आपके लिए। फिर सपोज करो आप एक कैप्सूल्स तैयार करो, ठीक है, तो कैप्सूल आपको पता है शेल से बनता है, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, तो एयर कंडीशनर होना चाहिए, डिह्यूमिडिफायर होना चाहिए, हाइग्रोमीटर्स होना चाहिए, थर्मोमीटर्स, ताकि टेम्परेचर नॉर्मल रहे, कैप्सूल फिलिंग होना चाहिए, और केमिकल बैलेंस भी होना चाहिए। फिर आपका क्या है, सपोज करो आप कोई ऑइंटमेंट बना रहे हो जिसको हम मरहम भी कहते हैं, तो ट्यूब फिलिंग मशीन होना चाहिए, ऑइंटमेंट मिक्सचर होना चाहिए, रबर स्टोरेज कंडीशनर होना चाहिए, तो ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं ऑइंटमेंट या कि मरहम बनाने के लिए। फिर आता है पाक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अवैलय, खंड, मोदक, लक्यम, ठीक है, ये सब बनाने के लिए आपको क्या होना चाहिए, भट्टी सेशन होना चाहिए, भट्टी, यू नो व्हाट, फर्नेस, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, फर्नेस। फिर फिटेड विद एग्जॉस्टेड फैन होना चाहिए, ताकि जो हीट निकले वो ऊपर की तरफ निकले, स्टोरेज कंडीशन अच्छा होना चाहिए आपका, ठीक है। और फिर आता है सपोज करो आप अश्वा, अरिष्ठा, जैसे कि अर्जुना अरिष्ठा, ये सब देखा होगा आपने, लोअर सर्व, ये सब, तो ये सब के लिए क्या होना चाहिए, फर्मेंटेशन टैंक्स होना चाहिए, और फिल्टर प्रेस वगैरह होना चाहिए। तो ये सब बेसिक चीज़ है, दिमाग में आपको खुद ही आ जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पे ओवरऑल व्यू ले रहे हैं हम लोग ब्रीफ में, और आप खुद पेपर में इसको आप 3 पेज का बना के आ सकते हो, क्योंकि यही चीज़ को आप घुमा फिरा के लिखना होता है। ये बहुत ईजी था। शेड्यूल टी, टी से क्या आता है, ट्री, ट्री किसके आगे उगा हुआ है, आयुर्वेदिक प्लांट के आगे उगा हुआ है आपका एक ट्री, उससे याद आ जाएगा आपको, ठीक है। मिनोमिनिक इज इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि आपको इसमें सडन आंसर देना होता है किसी भी फील्ड में, तो सडन आंसर के लिए मिनोमिनिक इसमें लगता है, और ज़्यादा इसमें है भी नहीं, ABCD है। फिर है आपका शेड्यूल यू, यू मतलब अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में क्या है आपका, मतलब अम्ब्रेला को मैंने ऐसे याद करा, अम्ब्रेला में ऐसे छोटी छोटी धारियाँ लगी पड़ी है, और इसका मतलब क्या है, रिकॉर्ड्स रखना है, यू फॉर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में क्या रखना है आपको, रिकॉर्ड्स तैयार करके रखने हैं। अब 2 तरह के रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, मेडिसिन के लिए, कॉस्मेटिक्स के लिए, ठीक है, इन सब के लिए अलग अलग होंगे, तो इसको कंसीडर नहीं करा, बस सिंपल सा नाम दे दिया कि रूल्स मेंटेन करना है आपको एक अम्ब्रेला पे, ठीक है, तो अम्ब्रेला इज कॉल्ड रूल। तो
एक आपने फिल्मों में देखा होगा जो मेन कैरेक्टर होते हैं उनके पास अम्ब्रेला होता है ताकि उनको कूल दिखाने के लिए, और वो वही रूल सेट करते हैं। तो एक तरह से यही समझो रिकॉर्ड्स रखने के लिए शेड्यूल यू का यूज़ होगा। तो 5 साल तक का आपको रिकॉर्ड रखना पड़ता है। रिकॉर्ड किस तरीके का हो सकता है, सपोज करो रॉ मटेरियल जो आप बना रहे हो, खरीद रहे हो, ये सब एनालिटिकल रिकॉर्ड रखना पड़ता है, कितने बंदों ने काम करा। तो अलग अलग तरीके के रिकॉर्ड्स होते हैं, उन सबको आपको मेंटेन करके रखना होता है। तो ये शेड्यूल यू के अंदर आते हैं। तो अब ये कुछ देख लेते हैं कुछ तरीके के रिकॉर्ड्स के बारे में। जैसे कि पेरेंटल प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसका रिकॉर्ड अलग होगा। अगर अदर देन पेरेंटल प्रिपरेशन होगा तो उसका रिकॉर्ड अलग होगा। कच्चा कच्चा मटेरियल होगा, रॉ मटेरियल, तो उसका रिकॉर्ड अलग होगा। कंटेनर का रिकॉर्ड अलग होगा। पैकिंग मटेरियल का रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास, ठीक है। फिशिंग गुड स्टोर्स, जो भी तैयार हो गया है सामान, उसको स्टोर कहाँ करें, उसका उसका प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। वर्किंग स्पेस, हेल्दी क्लॉथ एंड वर्कर, ये सब मेंटेन करके रखना है आपको। मतलब ये सब तो प्रीमाइसेस है, क्या क्या होना चाहिए आपकी फैक्ट्री में, सॉरी। फिर मेडिकल सर्विस होना चाहिए आपके जो कंपनी है वहाँ पे, और मैन्युफैक्चरिंग एरिया पे, मतलब क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए आपके मैन्युफैक्चरिंग एरिया पे। तो मतलब ये तो आपके एरिया है जो आप जहाँ पे ये सब कर रहे हो, तो वहाँ पे ये सब चीज़ होना चाहिए। तो पॉइंट ऑफ रिमोल क्या है, सीरियल नंबर होना चाहिए, नेम ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए, बैच नंबर डाला होना चाहिए, नंबर, और ऑल टेस्टेज हो रखा हो, मतलब सारे तरह के बेसिक टेस्ट आपने कर लिए हैं। एक्सपायरी डेट वगैरह उसमें लिखा हो, रिमार्क वगैरह लगाओ, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड। फिर आता है आपका शेड्यूल वी। तो वी के अंदर क्या है हमारा, बहुत ही ईजी है। जेनरिक और स्टैंडर्ड के बीच में भेदभाव, एक तरह से समझ लो आप। वी मतलब वर्सेस, ठीक है। वर्सेस मतलब जेनरिक और ब्रांडेड के बीच में भेदभाव। तो इसमें क्या है, दिस डिस्क्राइब द स्टैंडर्ड ऑफ पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन। अब एक और चीज़ है, यहाँ बहुत ही कंफ्यूजन है, ठीक है ना। जेनरिक और ब्रांडेड होता है एक अलग, पेटेंट और प्रोप्राइटरी क्या होता है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको सही बताऊँ तो, ठीक है। तो कहीं भी सर्च करोगे आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो एक तरह से मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूँ कि आप इसको ये भी कह सकते हो जेनरिक और स्टैंडर्ड, ठीक है। एक और चीज़ आप कह सकते हो, मेन बताता हूँ आपको। पेटेंट मतलब होता है कि किसी बंदे ने ढूंढा और उसको पेटेंट करवा लिया, अब वो उसका हो गया है कुछ सालों के लिए सही, पर वो उसका है। तो मतलब जो भी कोई भी नाम बोला जाएगा, लाइक पैरासीटामोल है, तो इसको किसने डिस्कवर करा, उसका नाम एक ही होगा, ठीक है। प्रोप्राइटरी में क्या है, मतलब कोई भी मेडिसिन तैयार हो रहा है पैरासीटामोल, ठीक है, और उसमें अगर 500 mg लिखा हुआ है तो उसको हम लोग कहेंगे पेटेंट ड्रग। और अगर कोई सपोज करो आपने आयुर्वेदिक चीज़ देखा होगा ना, तो उसका कभी लेवल घुमा के देखना, उसमें बस इंग्रेडिएंट लिखे होंगे, ये नहीं लिखा होगा कि कितना एमजी डाला है। क्योंकि आप किसी चीज़ को एक्सट्रैक्ट एकदम इक्वल अमाउंट में कैसे कर सकते हो। लाइक आपने एक सपोज करो नीम का दंत लिया, ठीक है, मतलब छड़ी लिया नीम का और उसको पानी के अंदर डाल दिया। अब इतना ही एक और बार लिया आपने, ठीक है। तो दोनों में आप देखोगे इक्वल अमाउंट में थोड़ी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट रिलीज हो रहे होंगे, अलग अलग मात्रा में रिलीज हो रहे होंगे। भले आपने पानी 10-10 ml लिया, वो तो इक्वल रहेगा, पर अंदर के जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो तो अलग ही होंगे ना हर बार। तो दिस इज कॉल्ड, आप एक समझ सकते हो प्रोप्राइटरी मेडिसिन क्या होता है। प्रोप्राइटरी मेडिसिन में क्या होता है, लिखा तो होता है कि उसके अंदर क्या है, पर क्वांटिटी अच्छे से नहीं लिखी हुई होती है। पर पेटेंट में एकदम एक्जैक्ट क्वांटिटी लिखी हुई होगी आपकी। इसके इसमें इंक्लूड क्या है, टैबलेट, ऑइंटमेंट, कैप्सूल्स, इंजेक्शन, लिक्विड ओरल डोजेस, ठीक है। तो इनका कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। और इसमें ये भी देखा जाता है कि किस, जैसे कि यहाँ पे देखो विटामिन ए है, विटामिन ए को हम लोग एमजी में नहीं नापते हैं, इसकी यूनिट होती है आयु। ऐसे ही आपने विटामिन डी को भी देखा होगा, उसके पीछे आयु लिखा होगा, 60,000 आयु, ये सब लिखा होगा, ठीक है। तो ये नॉट लेस देन 5,000 से कम नहीं होना चाहिए और 10,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए विटामिन ए, जिसको हम आइसोट्रिन के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर ये पिंपल्स वगैरह में यूज़ होते हैं। फिर आता है विटामिन डी, इसको भी आयु में नापा जाता है, इसका जो स्टैंडर्ड यूनिट है, और नॉट लेस देन 400 से कम नहीं होना चाहिए और 1,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सॉरी मैं 60,000 बोल गया, 6,000 था आई गेस, तो फिर भी 6,000 और क्लियर कर लूँगा। फिर आता है विटामिन बी वन, ठीक है। विटामिन बी वन को आपने देखा होगा जैसे कि पिकासोल्स वगैरह, उसमें एमजी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। वैसे ये पिकासोल नहीं है, विटामिन बी वन का मतलब होता है आपका रिबोफ्लेव, नहीं सॉरी, थाइमिन, ओके। थाइमिन होता है, उसका जो होना चाहिए 4 नॉट लेस देन 4.5 होना चाहिए और नॉट मोर देन 10 होना चाहिए, ठीक है। विटामिन बी सिक्स है हमारा पाइरिटॉक्सिन, ये भी एमजी में नापा जाता है और नॉट लेस देन 1.5 होना चाहिए और नॉट मोर देन 3 होना चाहिए एमजी, ठीक है, 3 mg। ये तो बहुत ईजी था शेड्यूल बी के बारे में। अब हम कुछ पढ़ लेते हैं, थोड़े बेसिक्स और है बस। शेड्यूल एक्स, एक्स मतलब क्या है, मना कर रहा है, डेंजर का साइन होता है एक्स, ठीक है। और एक्स मस्ट ट्री भी होता है एक्स से। तो मैंने क्या कर रखा है, एक्स मस्ट ट्री के आगे डेंजर का साइन लगा दिया। डेंजर मतलब क्या है, कोरेक्सटी नहीं पीना है क्योंकि बैन लग चुका है इसमें, इसलिए डेंजर का साइन लगा दिया ताकि याद रहिए कि मिनोमिनिक है। फिर शेड्यूल एक्स के अंदर वो ड्रग आते हैं जो कि क्या है, नार्कोटिक है, बैन है, ये सब चीज़ें जो कि हमारे दिमाग में असर करती है। इनमें जरूर लिखा होना चाहिए एनआरएक्स। एनआरएक्स मतलब क्या होता है, नार्कोटिक वाले ड्रग्स, इस कॉल्ड एनआरएक्स, या फिर एक्स, शेड्यूल एक्स वाले ड्रग्स। ये इन दोनों से कोई ना कोई चीज़ लिखा ही होगा अगर आप लेवल को घुमा के देखोगे। कुछ एग्जांपल इसके क्या है, और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग वो कौन कंट्रोल करता है, गवर्न करा जाता है स्पेशल प्रोविजन में। कोई भी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता है इसको, इसके लिए अलग से लाइसेंसिंग लेनी पड़ती है, कितने अमाउंट में मैन्युफैक्चर होगा वो सब आपको लिख के देना पड़ता है, और एकदम प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होता है, और आप ऐसे ही नहीं बेच सकते हो इसको। और फिर आता है आपका शेड्यूल वाई आता है, इसका कुछ एग्जांपल देख रहे थे, अमोबार्बिटॉल, बार्बिटल, मिथाइल फिनोबार्बिटल, सैकोबार्बिटल, ये हमने पढ़ा था, ये हमारे बेंजोडाइजेपिन्स के अंदर आते हैं। फिर आपका आता है शेड्यूल वाई। शेड्यूल वाई ऐसे ड्रग्स होते हैं ताकि ये एक सेट रूल कर सके, कि स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सके। मतलब ये गाइडलाइन है, जब आप ड्रग को बना रहे होंगे, बनाने के बाद उसमें आपने पहले वाले सेमेस्टर में पढ़ा होगा कि उसमें ट्रायल्स होते हैं, तो उन ट्रायल्स के अप्रूवल लेने पड़ते हैं शेड्यूल वाई में, ठीक है। इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा हमें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और पेपर में आते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने इसको डिटेल में नोट बनाया है। अब ये नोट्स आपको भी पता है कि मैं अलग अलग यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करता हूँ और जो मुझे लगता है तो उनके मैं कॉपी करता हूँ, एक तरह से कॉपी कह लो, या फिर उन्होंने भी तो कहीं से कॉपी कर रखा है ना बुक वगैरह से, तो ये वो अगर खुद का बोलेंगे तो ये एक सही चीज़ नहीं है। इसलिए मैं मानता हूँ कि मैं जहाँ से पढ़ रहा हूँ ये मैंने फॉर्मेट तैयार करा है, तो मैं इसको पायरेसी नहीं कहूँगा, लाइक हाँ मैंने उनसे सीखा है, ये कह सकते हो आप, ठीक है। तो क्या है, शेड्यूल डील क्या करता है इसमें, गाइडलाइन, जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ परमिशन लेना। पहले तो सबसे पहले क्या होगा, परमिशन लेंगे तभी तो ट्रायल स्टार्ट होगा, तो परमिशन लेना। फिर डेटा रिक्वायर्ड, जब हमने सब कुछ टेस्ट कर लिया तो वो सब डेटा सबमिट करना, और क्लिनिकल ट्रायल करना। तो क्लिनिकल ट्रायल करने के अंदर 3 फेज आते हैं। पहला फेज आपका क्या है, ह्यूमन फार्माकोलॉजी के बारे में जानना, वो फेज 1 में होता है। दूसरा क्या होता है, फेज 2 में क्या हम लोग जानते हैं, थेरापेटिक एक्सप्लोरेटरी ट्रायल्स, इसके अंदर थेरापेटिक एक्शन के बारे में जानते हैं, ठीक है, कि ये कितना फ़ायदा कर रहा है और कितना ADR दे रहा है।
एडवर्स इफेक्ट दे रहा है, ठीक है। ठीक है, फिर आता है आपका फेज 3। फेज 3 के अंदर क्या आता है, थेरेपेटिक कंफर्म करते हैं कि हाँ इतना दे ही रहा है ये, लाइक 2 mg में इतना थेरेपेटिक एक्शन दे रहा है, कोई 50 लोगों से ज़्यादा खाएं, 70 लोगों ने 50 लोगों से ज़्यादा में इतना थेरेपेटिक एक्शन दे रहा है हर बार, तो दिस इज कॉल्ड कंफर्म करना थेरेपेटिक ट्रायल का। फिर आता है लास्ट आपका ट्रायल, जिसको पोस्ट मार्केटिंग में कहते हैं। ये ट्रायल नहीं है, यहाँ पे ड्रग चला जाता है मार्केट में और थोड़ी सी लार्ज पॉपुलेशन में इस ड्रग को दिया जाता है और वहाँ से रिव्यू लिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक तरह से ये उतर ही गया है मार्केट में, फिर उसको फार्माकोविजिलेंस होता रहता है, अगर कुछ दिक्कत दिखा तो फार्माकोविजिलेंस आएगी और उस दवाई पे बैन लगा देगी, ठीक है। तो सिंपल था, ये हमने पहले भी पढ़ रखा है। तो पहले हम पढ़ते हैं कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में। तो परमिशन कैसे लेते हैं, ऑन मस्ट अप्लाई फॉर्म नंबर 12 भरना पड़ता है हमें फॉर दिस टेस्ट के लिए, कहाँ पे, टीएल को, और द एप्लीकेशन शैल बी कंप्राइज डाटा फॉर वेरियस फेजेस, प्रोटोकॉल फॉर प्रपोज ट्रायल्स, केस रिपोर्ट फॉर्म्स टू बी यूज, नेम ऑफ इन्वेस्टिगेटर एंड इंस्टीट्यूशंस। तो ये सबका फॉर्म और रिपोर्ट, अगर किसी को सपोज को रिपोर्ट करना है तो फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है ना, ताकि इन्वेस्टिगेटर को इजीली पता लग जाए कि ये ट्रायल किसके द्वारा गया था, किस कंपनी के द्वारा किया गया था। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्पॉन्सर या फिर इन्वेस्टिगेटर, या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, स्पॉन्सर्स मस्ट सबमिट द एनुअल स्टेटस ऑफ रिपोर्ट ऑफ ईच क्लिनिकल ट्रायल टू द लाइसेंस अथॉरिटी, मतलब कि ईच रिपोर्ट, हर एक रिपोर्ट का क्लिनिकल ट्रायल लाइसेंसिंग अथॉरिटी को भेजे हो, ये उसकी एक ड्यूटी होती है इन्वेस्टिगेटर की। जैसे कि एनी टर्मिनेशन, कोई भी टर्मिनेशन मतलब कि हटाना, दिस इज कॉल्ड टर्मिनेशन। जैसे कि अनयूजबल, अनएक्सपेक्टेड, सीवियर एडवर्स इफेक्ट, या फिर उस ड्रग से कुछ चीज़ हट रहा है, टर्मिनेशन हो रहा है, या फिर कोई भी एडीआर दिख रहा है आपको देखने को, कोई भी एडीआर आया तो वो रिपोर्ट कर पाए अथॉरिटी को इंस्टेंटली। सेकेंड थिंग इज डेटा रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड विद द एप्लीकेशन फॉर द परमिशन टू न्यू ड्रग, मतलब आपने एक नया ड्रग तैयार कर लिया तो उसको सबमिट के लिए एक अलग से एप्लीकेशन का परमिशन आपको सबमिट करवाना पड़ेगा। थर्ड क्या है आपका, ट्रायल्स है, जो कि बेसिकली फर्स्ट ट्रायल क्यों होता है, डिटरमाइन द मैक्सिमम टोलरेट, कितना टोलरेट कर सकता है एक ड्रग एक पर्सन, तो उसके बारे में क्लिनिकल या फिर ह्यूमन फार्माकोलॉजी फेज 1 पे पता लगा जा सकता है, ड्रग कैसे काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, एडवर्स इफेक्ट क्या है उस ड्रग का। तो फेज 1 ट्रायल में ये पता लगता है। फिर फेज 2 ट्रायल में क्या होता है, एक्सप्लोरेटरी ट्रायल्स, इसमें क्या होता है, थेरेपेटिक डोज पता करा जाता है कि कितना डोज इफेक्टिव है एक पर्सन पे। फिर आता है कंफर्म मतलब क्या होता है, ये फेज ये कंफर्म करवाता है कि जो थेरेपेटिक डोज है वो कंफर्म करवाता है कि हाँ इतना डोज इफेक्ट कर रहा है एक पर्सन में। तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं, पहले हम क्या करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल के लिए परमिशन लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, सबमिट करते हैं डाटा क्लिनिकल ट्रायल के बाद, और इनके बीच में आता है हमारा ट्रायल्स, ठीक है। ये था हमारा क्या था हमारा शेड्यूल वाई। फिर आता है हमारा शेड्यूल एफ, जिसको बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे फिश है फॉर फिश यहाँ पे क्या है, 2 तरीके के फिश है, ये भी एक तरह का फिश है पर ह्यूमन फिश है, ये एक तरह से एक एनिमेटेड पर्सन है। तो इधर क्या है, इधर 12B वैक्सीन के बारे में बात करा गया। तो फर्स्ट इसमें क्या होता है, डील करता है, तो एफ मतलब क्या होता है, एफ मतलब होता है आपके रेगुलेटरी, मतलब ये ब्लड बैंक कैसे खुल सकता है, उसके क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, क्या क्या चीज़ रखी होनी चाहिए, सिंपल वे में लेमन लैंग्वेज में बताऊँ तो ये होता है, ठीक है। ये शेड्यूल इस पर डील करता है। तो एफ मतलब क्या है, एफ मतलब क्या है, स्टोरेज के बारे में बताया जाएगा, जैसे कि बैंक का जो स्पेस होना चाहिए वो कितना बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और मतलब एक ब्लड बैंक को चलाने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया वो बता रहा हूँ मैं, तो मतलब कि कितना बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और इस मतलब कितना स्पेस होना चाहिए, उसके अंदर कितने बंदे लोग आ सके एक टाइम पे, जैसे 3 बंदे आ गए तो उनको कैसे मैनेज करें एक टाइम पे, ठीक है। इतना बड़ा तो होना चाहिए ब्लड बैंक का एरिया। फिर हमारा क्या है, इक्विपमेंट्स रखे होने चाहिए जो कि बेसिक है, लाइक बटरफ्लाइज एंड योर कैनुलाज एक्सेट्रा, ठीक है, जिस पर आप स्टोर करोगे उन इक्विपमेंट्स। प्रोडक्शन होना चाहिए, टेस्टिंग स्टोरेज के लिए जगह होना चाहिए, पैकिंग लेबलिंग वगैरह उसमें प्रॉपर हो सके, और ये सब काम हो एक सुपरवाइज पर्सन के अंदर, तो ये सब का पूरा होना चाहिए। तो ये F1 क्या आता है, सपोज करो अब आप यही ऐसा ही कुछ खोल रहे हो, ठीक है, ऑपरेशन खोल रहे हो एक, तो उसमें F1 के अंदर क्या आएगा, ऐसा चीज़ आप बना रहे हो जिसके अंदर क्या है, बैक्टीरियल वैक्सीन के बारे में बात करें, वायरल वैक्सीन है, बैक्टीरियल वैक्सीन के बारे में बात करें, तो ये F1 कंट्रोल करता है। F2 क्या कंट्रोल करता है, सर्जिकल ड्रेसिंग्स वगैरह कंट्रोल करता है। F3 क्या कंट्रोल करता है, अम्बिलिकल टेप्स, जैसे कि पॉलिस्टर टेप, माइक्रोस्पोर टेप्स, ये सब कौन करता है आपका कंट्रोल, रेगुलेट कौन करता है आपका F3 वाले। F वाले क्या कंट्रोल करते हैं, आंखों से जुड़ी हुई कोई भी प्रिपरेशन तैयार करे तो वो आपका FF तैयार करती है। तो कुछ डिटेल में पढ़ लेते हैं आपको, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर होता है। तो इसको मिनिमम क्या है हमारे याद करने का, ये फिश है, F1 फिश क्या कर रही है, ब्लड बैंक को चला रही है, ठीक है, ब्लड बैंक को चला रही है, पानी की तरह ब्लड बैंक को चला रही है, ठीक है, दिस कॉल्ड एफ। बाकी क्या एफ मैंने इसमें कंसीडर करके, एक हाथ में आपको क्या दिख रहा है, आपको वैक्सीन दिख रहा होगा एक हाथ में, दूसरे हाथ में मतलब ऐसा आप इमेजिन कर लो, फर्स्ट में दिख रहा है आपको वैक्सीन, दूसरे में आपको सर्जिकल टेप, मतलब आपने वैक्सीन लगाया, वैक्सीन लगाने के बाद डाल रहे हैं ब्लड को रोकने के लिए आपने उसमें क्या करा, सर्जिकल ड्रेसिंग करा, सर्जिकल ड्रेसिंग करने के बाद मतलब कॉटन लगाने के बाद आपने क्या लगा दिया, उसके ऊपर टेप लगा दिया, तो F3 कंट्रोल कर रहा है। और F3 देने के बाद वो रोने लग गया आँख पे, तो आपने एक ड्रॉप डाल दिया उसके आँख में, तो ऑप्थेल्मिक FF याद कर सकते हो, ठीक है। कुछ डिटेल में पढ़ लेते हैं इसके बारे में। अ लेबल मस्ट बियर, मतलब कि लेबल में जो होना चाहिए वो क्या क्या कंटेन होना चाहिए, तो उसमें कंटेन होना चाहिए आपका द स्टेटमेंट, इसके अंदर लिखा होता है कुछ ड्रग में, यूज दिस सोल्यूशन विद इन 1 मंथ के अंदर, जैसे कि आपने एक ड्रॉप को खोला ना तो 15 से 1 मिनट में मतलब दिनों में एक्सपायर हो जाता है, 15 से 1 महीनों के बीच में एक्सपायर हो जाता है। अगर उसको आपने ओपन करा, अगर वो क्लोज है तो वो 2 साल तक चलेगा, जैसे कि मतलब लिखा पड़ा है उसके पीछे 2 साल नहीं, ठीक है। तो खोलते ही साथ 1 महीने में फेंक दे क्योंकि वो खराब हो जाएगा। उसके बाद कंसंट्रेशन क्या है उसका, इंजेक्शन के लिए नहीं लगा सकते आप इसको सिरिंज में भर के, स्टोरेज क्या कहाँ करना है, डार्क प्लेस में, कूल प्लेस में, वार्निंग के साथ कि मुंह में ना ले, डिस्कंटिन्यू ना रखे, और मतलब बच्चों के सामने ना दे, या फिर इसको पिए ना गलती से भी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर आपका आता है पार्ट 2 में बात करते हैं हम लोग, पार्ट 11B में, जिसमें रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रीमाइसेस, पर्सनल इक्विपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन ऑफ द ब्लड बैंक और प्रिपरेशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट, चलाने के लिए क्या क्या होने चाहिए, तो ये किसके अंदर आते हैं, शेड्यूल एफ के अंदर आते हैं। तो ब्लड बैंक तैयार करने के लिए क्या चाहिए, मैंने आपको बता दिया, जनरल अकोमोडेशंस फॉर द ब्लड बैंक,
ठीक है। पर्सनल ये अलग अलग तरीके के हो सकते हैं आपके ब्लड बैंक, मेंटेनेंस भी लगता है उसमें। और इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए होगा आपको, बीपी, मतलब ये हो गया कितने तरीके के ब्लड बैंक हो सकते हो आप। और मेंटेनेंस तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बीच बीच में मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट। लाइक आपने गाड़ी खरीदा, कौन सा मॉडल, कोई भी चूज़ कर सकते हो आप, फिर मेंटेनेंस उसकी बहुत जरूरी होती है। फिर उसके अंदर क्या क्या इक्विपमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है जो होने चाहिए। सपोज करो बीपी अपरेटस, लाइक पेशेंट आपने निकाल दिया, उसको बीपी वैसे ही लो था तो डेथ में चला जाएगा, तो बीपी अपरेटस मतलब इनको निकालने से पहले जरूर बेसिक्स डायग्नोस कर ले पर्सन ठीक है कि नहीं। स्टेथोस्कोप होना चाहिए आपके पास, ब्लड बैग्स होना चाहिए, सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल क्वाड्रपल भी हो सकती है, ठीक है। डोनर के बारे में जानकारी आपको होना चाहिए, लाइक उसका एचआईवी वगैरह तो नहीं है, मतलब उसका कोई एचआईवी तो नहीं है, सिफेलिस तो नहीं है, आपको उसका प्योर ब्लड तो है कम से कम ये, या फिर उसके ब्लड कौन से ग्रुप का है, ये सब। वेटिंग डिवाइस होना चाहिए डोनर्स के लिए, ठीक है, ताकि पता होना चाहिए उनके फिजिकल हेल्थ के बारे में जिससे आप ब्लड ले रहे हो। वेटिंग डिवाइस होना चाहिए, ब्लड बैंक्स होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ब्लड डोनेशन कैंप सपोज करो आपने खोला, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, तो प्रमाइसेस अच्छा होना चाहिए, ठीक है, टेंट वगैरह लगा होना चाहिए। मेडिकल ऑफिसर वहाँ पे बैठना चाहिए, जब तक मेडिकल ऑफिसर होगा तभी आप निकाल सकते हो, वरना आप नहीं निकाल सकते। 2 नर्सेस होने चाहिए ताकि वो मैनेज कर पाए 6 से 8 डोनर टेबल्स अरेंज, उनको मैनेज कर पाएँ, ठीक है ना। 2 नर्स तो होने चाहिए कम से कम 6 से 8 डोनर टेबल पे। फिर आपका क्या है, 3 ब्लड बैंक टेक्नीशियंस होने चाहिए जो मतलब अच्छे से एक्सपर्ट हो ब्लड को लेके, ऐसे पर्सन होने चाहिए। 2 अटेंडेंट होने चाहिए, इक्विपमेंट्स वगैरह होने चाहिए। सपोज करो प्रोसेसिंग ऑफ अ ब्लड कंपोनेंट फ्रॉम होल बॉडी बाय ब्लड बैंक, तो इसमें क्या होना चाहिए, अकोमोडेशन होनी चाहिए, इक्विपमेंट होना चाहिए, पर्सनल होने चाहिए, ठीक है ना। पर्सनली आप सर्च कर लेना क्या होता है। टेस्टिंग फैसिलिटीज होनी चाहिए, कैटेगरी ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स वगैरह पता होना चाहिए आपको कि कौन सा ग्रुप कहाँ पे रखना है, कहाँ पे स्टोर करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अंदर इंक्लूड क्या होते हैं, जनरल रिक्वायरमेंट्स है, लोकेशन आपका बहुत ही ज़्यादा बहुत वैलिड चीज़ है, फिर बिल्डिंग कहाँ पे है, कैसा है, हेल्थ क्या होगी, क्लॉथिंग कैसे होगा, सैनिटाइजर, स्टाफ कैसा है, मतलब स्टाफ को लेके भी काफ़ी ज़्यादा सिक्योर रहना है आपको। फिर आता है आपका डीएमआर। डीएमआर मतलब क्या है, ये आने वाले यूनिट में आप पढ़ोगे, अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा, शॉर्ट में समझ लो। डीएमआर मतलब होता है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज, ये ऑब्जेक्शनल एडवर्टाइजमेंट है। आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो का लिंक, बट एक ओवरव्यू में बता दूं, मतलब आई मीन ब्रीफ में। तो डीमार्क का मतलब क्या होता है, कब लागू हुआ था, 1954 में एक्ट बना था, पर ये रूल या फिर एनफोर्स कब हुआ है, 1955 में, 1 अप्रैल के 1855 में हुआ था ये, ठीक है ना। और 21 एक्ट के अंदर आता है ये। और इसके में क्या है, ऐसी भी कोई भी बीमारियां जो कि मेडिसिन से ही ठीक हो सकती है या फिर ठीक ही नहीं हो सकती, पर कुछ लोग फिर भी होते हैं जो क्लेम करते हैं हम इसको ठीक कर देंगे। सपोज करो कि किसी को चाहिए लड़का चाहिए, ठीक है, और कोई बाबा आगे कहता है आप ये करो वो करो आपको बच्चा लड़का ही होगा, तो ये सब किसके अंदर आते हैं, इस तरह के एड्स आते हैं आपके डीएमआर यानी कि ड्रग मेडिकल रेमेडीज़ के अंदर आते हैं ये लोग। तो इसके लिए भी रूल बनाया गया कि कोई भी पर्सन जो भी क्वालिफाइड नहीं है, ठीक है, क्वालिफाइड नहीं है या फिर पढ़ा लिखा नहीं है और वो क्लेम कर रहा हो ये सब चीज़, तो वो ऑब्जेक्शनल एडवर्टाइजमेंट है, उसको जेल हो सकता है, उसमें पेनल्टीज लग सकते हैं उसमें, क्योंकि एफेंस कर रहा है ये सब, ठीक है। मतलब एक तरह से फॉल्स क्लेम कर रहा है किसी भी चीज़ को लेके कि दवाइयों से ना तावीज़, तावीज़ कह लो, प्रसाद कह लो, कुछ भी कह लो, इन सब चीज़ से वो ठीक करने की क्षमता रख सकता है, ऐसा वो क्लेम कर रहा हो, तो वो सब इसके अंदर आते हैं। तो उनको पेनल्टी, और उसने ऑफेंस करा है तो काफ़ी हैवी पेनल्टीज को हो सकती है और जेल भी हो सकती है काफ़ी दिनों के लिए। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या है आपके, जैसे क्योर ऑफ इनक्यूरेबल डिजीजेस, तो ये किसके अंदर आते हैं, किसके द्वारा, मंत्रास कवच के द्वारा वो ठीक करने का दावा करते हैं, तो ये सब आते हैं आपके डीएमआर में। तो डीएमआर के अंदर देखो क्या, ये हम यहाँ पे आप देख सकते हो, सेम वही चीज़ लिखा है पर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट वे में लिखा है। द लॉ प्रोहाइब एडवर्टाइजमेंट ऑफ द ड्रग एंड रेमेडीज फॉर, जैसे कि मिसकैरेज हो रहा है किसी लेडीज़ को, तो या फिर वो दावा कर रहे हैं कि हम बिना बिना कॉन्ट्रासेप्टिक वे के हम प्रिवेंट कर सकते हैं कॉन्सेप्शन को, ठीक है ना। तो ये भी आपके डीएमआर में आते हैं। इंप्रूविंग और मेंटेनिंग द कैपेसिटी फॉर सेक्सुअल प्लेजर के लिए कोई दावा कर रहा है कि आप ये खा लो आपका सेक्सुअल प्लेजर इंक्रीज हो जाएगा, ज़्यादा मजा आएगा, तो ये भी एक तरह से डीएमआर ही है। फिर क्या है, करेक्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, सपोज करो कोई दावा कर रहा है कि आप ये जड़ी बूटी खा लो, आप सपोज ये ताबीज़ पहन लो, या ये मंत्र कर देता हूँ, या ये कुछ कर देता हूँ जिससे कि आपको मेंस्ट्रुअल टाइम टू टाइम आने लग जाएगा, तो ये भी एक तरह से इसके अंदर आता है। तो ऑब्जेक्शनल एडवर्टाइजमेंट, तो इसके ऊपर भी काफ़ी डिटेल में बता रखा है अगले यूनिट में, तो ये शॉर्ट में बता रखा था, ठीक है आपको। फिर आपका शेड्यूल एम के बारे में डिटेल में करवा दिया है कि एक पर्सन है मतलब मैन, और वो एक जगह जगह पे खड़ा है जहाँ पे बनता है कुछ भी, तो 3 तरह की चीज़ हो सकती है, क्या क्या बना रहा है उस पर डिपेंड करता है, कॉस्मेटिक बना रहा है, लाइक आयुर्वेदिक चीज़ बना रहा है, या फिर कोई डिवाइसेस बना रहा है, तो उसके अंदर डिपेंड करता है वो क्या बना रहा है। तो इसमें क्या रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, लोकेशन और सराउंडिंग आपका अच्छा होना चाहिए। सपोज करो कि कंस्ट्रक्शन जो एरिया है आपका, लोकेशन है वो क्या होना चाहिए, सेल बी सिचुएटेड एंड कंसिडर्ड, जहाँ ऐसा होना चाहिए जहाँ पे कंटामिनेशन नहीं होगा, आप में सीवेज वगैरह एकदम खुले हुए होंगे, ठीक है ना, ड्रेन ईजिली हो जाएगा जो भी आपका वेस्ट निकलेगा, डिसएग्रीबल ऑब्वियस ऑर्डर, जितने भी चीज़ निकलेंगे वो सब कुछ ईजिली, अगर स्मोक निकलता है, डस्ट निकलता है, तो ईजिली आप ओपन एरिया में जाए, ना कि पब्लिक एरिया में, क्योंकि पब्लिक एरिया में जाएगा तो दिक्कत पड़ेगा उनके हेल्थ पे, तो ये ओपन प्लेस में खुला होना चाहिए। दूसरा क्या है आपका, बिल्डिंग के बारे में, प्रीमाइसिस, बिल्डिंग या प्रीमाइसिस कह लो आप, वो आपका अंडर वर्क हाइजीन कंडीशन पे होना चाहिए, ठीक है ना, और शुड बी फ्री फ्रॉम एनी इंसेक्ट, रोडेंट, मतलब कि कीड़े वगैरह से फ्री होना चाहिए, ठीक है, मुक्त होना चाहिए। उसके जो वॉल हो पूरे क्रैक नहीं होने चाहिए, उनके वॉल में एकदम प्लेन होने चाहिए, एकदम मेंटेन होना चाहिए, कोई भी डैम मतलब पपड़ी कह लो आप, डैम्प नहीं होना चाहिए आपकी बिल्डिंग के वॉल्स पे। वाटर सप्लाई कैसा होना चाहिए, वाटर सप्लाई शुड भी प्योर होना चाहिए और क्वालिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। डिस्पोजेबल वेस्ट क्या होना चाहिए, बायोमेडिकल वेस्ट होना चाहिए, जो भी आप निकालो और इजीली डिस्ट्रॉय हो जाए। एज द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बनाया गया था 1996 में, इनके तहत कि ऐसा वेस्ट होना चाहिए जो कि डिग्रेडेबल हो, ठीक है ना। फिर स्टोर कैसा होना चाहिए, इंडिपेंडेंटली एंड सेपरेटली स्टोर रूम होना चाहिए, रॉ मटेरियल के लिए अलग होना चाहिए और जो फर्निश्ड या फिर जो भी आपने बना चुका है प्रोडक्ट उसके लिए अलग रूम होना चाहिए, पैकिंग के लिए अलग होना चाहिए, फिनिशिंग के लिए अलग होना चाहिए। फिर वर्किंग स्पेस कैसा होना चाहिए, इक्विपमेंट और मशीन्स वगैरह एडुकेट अमाउंट में हो, प्रॉपरली वर्क कर रहे हो, ये सब कॉमन सेंस है आपके, ठीक है।
फिर क्या आपका एरिया कैसा होना चाहिए, एरिया आपका होना चाहिए 30 स्क्वायर पे होना चाहिए फॉर द टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग, और 30 से कहाँ तक जा सकता है, 60 स्क्वायर पर मीटर हो सकता है आपको, ठीक है, इतना बड़ा तो एरिया कम से कम चाहिए आपको। इक्विपमेंट क्या चाहिए, जैसे कि आपको चाहिए कोलाइडल मिल, ठीक है, कंपनी में क्या क्या हो सकता है, कोलाइडल मिल, मिक्सिंग, स्टोरेज टैंक, स्टेनलेस स्टील कंटेनर, वाटर डिस्टिलेशन यूनिट्स, टैबलेट कंप्रेशन मशीन, डिसोल्यूशन टेस्ट ऑपरेटर्स, हार्डनेस टेस्ट, फ्रेबिलिटी टेस्टर, डिसइंटीग्रेटेड टेस्ट ऑपरेटर, ये सब होने चाहिए, सब कॉमन चीज़ें, ये भी आप बना के लिख सकते हो। फिर क्या होगा, पार्ट ऑफ शेड्यूल एम, इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स है मैंने आपको बताया था, क्या प्रिपेयर करें उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो पार्ट 1 ये जीएमपी प्रीमाइसिस को डिस्क्राइब करता है। पार्ट 1 ए क्या डिस्क्राइब करता है, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ स्टीराइल प्रोडक्ट्स या फिर पेरेंटल प्रोडक्ट, जो कि आपके नशे में जा रही हो उस तरह की चीज़ें बना रहे हो, तो शेड्यूल मतलब पार्ट 1 ए पे आता है, ठीक है। तो ये स्टीराइल होने चाहिए, ऑप्थेमली प्रिपरेशन भी बना रहे हो तब भी वो साफ होने चाहिए, तो ये शेड्यूल A1 में आता है, ठीक है ना, या फिर 1A भी कह सकते हो आप इसको। पार्ट 1B क्या है, पार्ट 1B आपका डिस्क्राइब द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ओरल लिक्विड सस्पेंशन, ओरल जैसे कि टैबलेट कैप्सूल बना रहे हो तो वो किसके अंदर आता है, 1B के अंदर आता है। पार्ट 1C के अंदर क्या आता है आपका, ये इसके अंदर आते हैं ओरल लिक्विड जैसे कि सिरप्स, एलिक्सर, इमल्सन, सस्पेंशन, ठीक है, ये सब आपका 1C पे आता है। 1D में क्या आता है आपका, 1D में आता है आपका टॉपिकल चीज़ें, जो भी आप जैसे क्रीम वगैरह लगा रहे हो ना, वो सब चीज़ आता है 1D पे। 1E पे क्या आता है आपका, डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ MTD वगैरह कुछ बना रहे हो आप, MTD किट वगैरह बना रहे हो तो उसके अंदर आपका आता है, ठीक है। ये सब आपके शेड्यूल एम थे जो कि हमने डिटेल में पढ़ लिया है, 5-6 पेज में आप ऑब्वियसली इसको बना के लिख सकते हो। फिर आता है आपका, यहाँ तक आपका आता है फर्स्ट टॉपिक खत्म हो चुका है, लाइक सेकंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर खत्म हो चुका था। नेक्स्ट में हम कुछ मेन बातें पढ़ेंगे, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी वे में मैंने डिस्क्राइब करने का ट्राई कर रखा है, और ज़्यादा लंबा भी नहीं है ये, बस इतनी पेजेस का है ये, 13 पेजेस का अराउंड, तो 7 पेजेस कुछ बच गए, बहुत इजी वे में डिस्क्राइब है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और टेलीग्राम पे मैंने अपलोड कर रखा है, उसको ज्वाइन कर सकते हो आप। और मैं साथ ही साथ फर्स्ट सेमेस्टर से अब जीपेट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन स्टार्ट करवा रहा हूँ। आई होप कि इसी यूट्यूब चैनल पर डालूँ, या फिर मैं एक नया बना सकता हूँ, क्योंकि हॉस्पोज हो जाएगा। हॉस्पोज होने का मतलब है कि प्लेलिस्ट जब समझ नहीं आते ना तो पढ़ने का मन नहीं करता है, तो शॉर्ट वीडियो तो ऑब्वियसली लेंथ बनाऊंगा क्योंकि डिस्क्राइब करके डालूंगा, पर मैं ये ट्राई करूँगा कि जो मैं वीडियो बनाऊँ वो कम बनाऊँ, लाइक प्ले लिस्ट में मैं वीडियो ना भर दूँ, क्योंकि वीडियो भर दूंगा तो कुछ समझ नहीं आएगा और पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो वीडियो में लेंथी रखूँ पर वीडियो कम रखूँ, ताकि प्रिपरेशन ईजिली हो जाए, ठीक है। और मैं लिंक करके पढ़ाऊंगा, ये नहीं कि हर चैप्टर अलग अलग पढ़ा रहा हूँ, एक ही चैप्टर में सब चैप्टर को लिंक करूँगा ताकि ईजिली समझ में आए और हमें वो लेंथी भी ना लगे। तो अगर हम ऐसे सोचेंगे कि एचएपी पढ़ना है, एचएपी के अंदर फिर हमारे 10 चैप्टर है, 10 यूनिट है, तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। एक ही यूनिट के अंदर एक्चुअली में वो लिंक होता है सब, तो उस वे में पढ़ूंगा कि बस एचएपी एक सब्जेक्ट है, मेरे को बस एक ही चैप्टर पढ़ना है, इस तरह में पढ़ूंगा तो ईजिली हमारा प्रिपेयर हो जाएगा। तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, और साथ ही साथ कुछ हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, और ज़्यादा प्लेलिस्ट नहीं बनाऊंगा, लाइक ईजी वे में, ईजी फॉर्मेट में बनाने का ट्राई करूँगा। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। और इसका सेकंड चैप्टर भी डल चुका है तो वो भी आप देख सकते हो।